हेलो फ्रेंड्स। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त 2022 का ये जिस्ट है। इसको शुरू करने से पहले दो बात मुझे बताना है आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का, आपके साथियों का कॉल आ रहा था कि सर थोड़ा सा इसमें टाइम लीजिए, 10 मिनट में जो आप 12 से 20 प्रश्न का टारगेट रखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन समय को थोड़ा सा बढ़ाकर और अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस कर दीजिए, क्योंकि जो लोग आपका पीडीएफ नहीं ले पाए हैं उन लोगों को थोड़ा सा भला हो सके। और मुझे भी ये बहुत सराहनीय कदम लगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा सा हम अधिक टाइम लेंगे। अधिक टाइम का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट यदि 12 मिनट का समय हम लेते थे तो अब हम 50 मिनट या 40-30 मिनट ले लेंगे, ऐसा नहीं है। 5-7 मिनट का एक्स्ट्रा समय लेंगे जिसमें थोड़ा सा डिटेल हम जाएंगे हर एक टॉपिक के अंदर, और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसमें कौन कौन से और ऐसे तथ्य आपको ध्यान रखने चाहिए जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी ट्विस्ट करता है तो। ये एपिसोड स्पेशली 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए हमने लाया है। करेंट अफेयर की सीरीज चल रही है हमारी, जो नए स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं एक बार। इस सीरीज के माध्यम से अगस्त 2021 के प्रतियोगिता दर्पण से लेकर के सितंबर 2022 तक का प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जिस्ट पीडीएफ के रूप में भी है और इसी जिस्ट को हम वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों तक प्रेषित कर रहे हैं। दोनों ही माध्यम है, आप जिसमें अच्छा महसूस कर रहे हो पढ़ने समझने में वो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। परीक्षा में चूंकि अब बहुत कम समय है और परीक्षा की तिथि लगभग निर्धारित हो गई है, वो 20 और 22 सितंबर को होगी। तो देखिए, एक महीना पहले तक का प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ के जाना है। एक महीना पहले तक का मतलब जैसे सितंबर में आपकी एग्जामिनेशन होगी तो अगस्त तक का कंटेंट आपको पूरा पढ़ कर जाना है। तो अगस्त का कंटेंट अक्टूबर प्रतियोगिता दर्पण 2022 जब 12 सितंबर को जारी होगी तो वो भी हम आपको तुरंत अवेलेबल करवा देंगे। 13 अगस्त को ही हम आपको अवेलेबल 13 सितंबर को अवेलेबल करवा देंगे अक्टूबर का पीडी 2022 का, ताकि 5-7 दिन के अंदर आप, चूंकि 4-5 पेज का हमारा जिस्ट होता है तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और वीडियो भी हम अवेलेबल करवा देंगे और उस वीडियो को भी हम बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये रही दूसरी बात। तीसरी बात कि कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट आ रहा है कि सर बोरिस जॉनसन वाला जो घटनाक्रम है, बहुत मैं उनको इस तरह नहीं ले रहा हूँ कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है हमें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग तरीका होता है अपनी बात को रखने का, और मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप दोनों के माध्यम से और ऐसे स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे हमारी बातों को, आपके साथ साथ वो लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि आप इससे जुड़े इसीलिए हैं कि आप भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें और आपके माध्यम से हमें भी जानकारी कुछ मिलती है तो अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल आप ही हमसे सीखते हैं, हम भी कभी कभी आपसे सीखते हैं, और हर एक शिक्षक ऐसा ही होता है, वो स्टूडेंट से भी अपने सीखता है। इसीलिए कोई क्रिटिसाइज़ की बात नहीं है। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है कि इस बात की जानकारी और लोगों तक अब प्रेषित होगी कि प्रतियोगिता दर्पण जो प्रकाशित होती है मैगजीन, उस मैगजीन में जैसे देखिए अभी ये अगस्त 2022 का प्रतियोगिता दर्पण है, तो इसमें 2 महीना पहले का कंटेंट होगा, यानी जून का कंटेंट होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे अग्निपथ योजना है, चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, चाहे मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये सारे घटनाक्रम जून में हुए थे। तो जून वाला घटनाक्रम अगस्त में अभी हम बताएंगे आपको, और चूंकि बोरिस जॉनसन वाला जो घटनाक्रम था वो जुलाई में हुआ था, तो जुलाई वाला घटनाक्रम जो है वो सितंबर के पीडी में आया है। तो सितंबर का पीडी चूंकि हमने 12 अगस्त को ही आ गया था हमारे पास, और हमने उसको 13-14 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया था। जो लोग पीडीएफ लिए हैं उनको सितंबर तक का पीडीएफ दिया गया है, इसीलिए आप इस बात से मतलब ये ना होएं कि हमने बाद में ऐड कर दिया है इसीलिए आपको दिखाया गया है, ऐसा मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था। आइए अब देखते हैं, इस मैगजीन को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें मिनिमम टारगेट हमारा 12 प्रश्न का होता है और मैक्सिमम 20 प्रश्न का होता है, जैसा कि हर वीडियो में हम बताते आए हैं आप लोगों को। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे, अगस्त से लेकर के अब जब भी परीक्षा हो बीपीएससी की, थोड़ा हम उसको डिटेल में बताएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और लास्ट 6 मंथ का जो पीडी है वो आपको देख करके ही जाना चाहिए। एक और बात चौथी जो हम इसमें ऐड करना चाहेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले, वो ये है कि अपने स्ट्रेटजी में हमेशा वैसे प्रश्न को शामिल कीजिए जो बीपीएससी के पिछले 5 वर्ष के करंट अफेयर में आए हैं। उन्हीं आधार पर आप अपने करंट अफेयर को सेट कीजिए, ना कि कोई 1 वर्ष का आप करंट अफेयर का मैगजीन ले लिए वार्षिकांक और उसको पढ़ गए पूरा यहाँ से वहाँ तक, मतलब शुरू से लास्ट तक, और आपको लगता है कि हमने करंट अफेयर तैयार कर लिया। बीपीएससी की डिमांड को समझना पड़ेगा आपको, और हमने जो जिस्ट बनाए हैं वो बीपीएससी के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन का
मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद उसके डिमांड के आधार पर तैयार किया है। मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये पिछले वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं और इसमें भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, और हम ये भी बताते रहते हैं बीच बीच में कि किस वर्ष से क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे गए हैं। जैसे बोरिस जॉनसन वाला ही प्रश्न था तो वो 65th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो एएओ बीपीएससी के एग्जामिनेशन में भी इस बार आया, और 67th में भी उसके आने का पूरा संभावना है। लेकिन प्रश्न किस तरह से आएंगे वो चीज़ हम डिटेल में बताते हैं जब उस टॉपिक पर हम पहुंचते हैं। इसीलिए आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो 2-3 मिनट देखकर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करें। वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझने का प्रयास करें, क्योंकि 20 प्रश्न 1 महीने के जिस्ट से हम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं, टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपको समझना चाहिए। आप बीपीएससी के यदि सिंसियर स्टूडेंट हैं, 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन एमसीक्यू घंटों लगा देता है, क्या फ़ायदा होता है आपको उससे। लेकिन हम पूरे महीना का करेंट जिस्ट मात्र 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, वैसे बहुत महत्वपूर्ण, जो पिछले 5-6 साल के अनुभव के आधार पर हम आपको दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? आपको देखना चाहिए वीडियो को। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और उसके बाद किसी तरह का अपना कमेंट यदि आप रखना चाहें तो बहुत अच्छे शब्दों के साथ, यदि क्रिटिसाइज़ भी करना हो तो अच्छे शब्दों के साथ करें, ताकि हमें भी लगे और पढ़ने और देखने वालों को भी लगे आप दोनों ने जो ये किया है बहुत अच्छा किया है। हम इसको क्रिटिसाइज़ की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट को आप दोनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो गई है, हमने बता दिया है। और सीखने और सिखाना जो है एक प्रक्रिया है, हम भी आपसे सीखते हैं और आप भी हमसे सीखते हैं। थैंक यू। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अभी हम पीडी 2022 के अगस्त 2022 के जिस्ट से मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 प्रश्न का ही टारगेट इसमें भी रखे हैं, और आपको हम बताए जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 15 राज्य में 57 सीट पर कुल मिलाकर राज्यसभा का द्वैवार्षिक चुनाव हुआ था। उसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना होगा इस बार कि बिहार से 5 जो व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं, जिसमें 2 बीजेपी के सांसद हैं, मतलब राज्यसभा के लिए, और आरजेडी से 2 और जेडीयू से 1। इन 5 का नाम बिहार के करंट अफेयर जब हम आप लोगों को जिस्ट देंगे उस समय हम बताएंगे, अथवा यदि आप बिहार का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वो आप वहाँ से देख लीजिए कि कौन से ऐसे 5 लोग जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। पहला प्रश्न, ये प्रश्न नहीं था, ये हमने बताया आपको कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप देख लेंगे बिहार करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है GSAT-24 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण। देखिए ये भारत से नहीं किया गया है, इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है, और ये एरियन 5 VA-257 रॉकेट के जरिए कोरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना में है। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यहाँ से ये चूँकि फ्रांसीसी उपनिवेश है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रेंच गुयाना जो है ये फ्रांसीसी उपनिवेश है, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और यहाँ एक प्रक्षेपण केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ भारत में प्रक्षेपण केंद्र है इसरो, उसी तरह से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ है, उसी तरह से फ्रेंच गुयाना में कोरू प्रक्षेपण केंद्र है। और ये प्रक्षेपण केंद्र किसके अधीन है? तो फ्रांसीसी उपनिवेश है फ्रेंच गुयाना, इसलिए फ्रांस के अधीन है। यहाँ से और भारत और फ्रांस के अच्छे संबंध हैं, इसीलिए भारत अपना रॉकेट फ्रांसीसी उपनिवेश से भी कई बार लॉन्च करते हैं। तो ये जो भेजा गया है, जैसे हमारे यहाँ जो भेजने वाला यान है वो PSLV और GSLV है, और वहाँ से जो भेजा गया है एरियन 5 VA-257 रॉकेट के जरिए हमारे यहाँ की GSAT-24 संचार उपग्रह को भेजा गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल किया गया है, आपको बहुत जानकारी यहाँ से नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला ही मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। हम दूसरा भी आगे आपको दिखाएंगे। GSAT-24 को NSIL ने टाटा प्ले को लीज पर 15 वर्ष के लिए दिया है, और ये इसका उपयोग जो है टाटा प्ले करेगी 15 वर्ष तक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज़ और आपको नोट ध्यान रखना है कि इससे पूर्व संचार उपग्रह का प्रक्षेपण जो है भारत स्वयं यानी इसरो 17 दिसंबर 2020 को श्रीहरिकोटा से PSLV हमने बताया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-50 के थ्रू जो है CMS-1 का किया था। ठीक है, और CMS-3 आपके एग्जामिनेशन में भी आ चुका है 67th BPSC में। हम बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों का ये रिक्वेस्ट बहुत आ रहा था कॉल पर भी, और कई सारे लोगों ने मैसेज भी किए, इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो घबराएंगे नहीं आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
क्यूएस रैंकिंग देखिए 2023 का आ गया है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा ये 19वां क्यूएस रैंकिंग है। क्यूएस रैंकिंग होता क्यों है, तो ये विश्व का जो शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, इस सब के बारे में रैंकिंग करवाई जाती है, उसी को क्यूएस रैंकिंग कहते हैं। ये लंदन से प्रकाशित होती है, ठीक है। इसमें 1500 संस्थान को इस बार मतलब रखा गया था रैंकिंग में, जिसमें भारत के कुल 41 संस्थान शामिल थे। पहला संस्थान जो है भारत का जो शामिल हुआ है, मतलब टॉप पर आया है, लेकिन वैश्विक रैंकिंग उसका 155वां है, ये भी ध्यान रखेंगे। वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यानी IISc। इसको आप IIT नहीं समझेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बई दूसरे स्थान पर है और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर है। लेकिन इसका वैश्विक जो रैंक है वो भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और विश्व में पहला जो आया है वो भी ध्यान रखना है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज, ये अमेरिका में है। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है, ध्यान रखेंगे, ये यूके में है, जिसका सेकंड स्थान आया है। और ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है ये अमेरिका में है, इसका प्रथम स्थान आया है। तो ध्यान रखेंगे भारत और विश्व दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम दो तरह से प्रश्न को लिखते हैं। एक जहां 67th डायरेक्ट लिखते हैं, वो एकदम से समझ लीजिए कंठाग्र होना चाहिए आपको, मतलब बहुत ही शुद्ध हिंदी में बोले तो वो एकदम से गुरु और जो पहले शिष्य का संबंध होता था कंठाग्र कराने वाला, वो 67th के लिए री एग्जामिनेशन के लिए कंठाग्र होने चाहिए। और जो हमने VVI लिखे हैं वो बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो परीक्षा में आने की पूरी प्रबल संभावना है उसकी। तो ये दो तरह से हम प्रश्न को करते हैं, और ये करते तब हैं जब परीक्षा का डिमांड हमको लगता है कि ये डिमांड है इस क्वेश्चन का, तब अपने हिसाब से नहीं करते। हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग ठीक से वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के नामांकन में पात्रों के चयन के लिए पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का वेबसाइट का लिंक ये है, ये ध्यान रखेंगे आप, http://awards.government.in है, ये वेबसाइट है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ भी सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, हालांकि बिहार में भी इस विषय को लेकर काफ़ी गहमागहमी है। विश्वविद्यालय पर राज्यपाल की शक्ति को CM को हस्तांतरित करने को लेकर ये विधेयक पारित किया गया है। तो वहाँ पूछा जा सकता है आपसे, जैसे इस बार आपने AO के एग्जामिनेशन में देखा होगा कि पूछा गया था कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, जबकि ये क्वेश्चन क्यों आया था इस बारे में उस वीडियो में हमने जिक्र किया भी है और आपको अभी भी बता देते हैं। इसलिए राज्यपाल को हमने लिखा है, राज्यपाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित यहाँ पर, और राज्यपाल केंद्र का अधिकृत प्रतिनिधि होता है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में हाल ही में घटनाक्रम हुआ है जहाँ विधेयक पारित किया गया है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। एक बात और ध्यान रखेंगे, परीक्षा तक यदि ये बदले जाते हैं तो आपको अपडेट रहना है, यानी अगले महीने तक इससे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तीन है बल्कि, अग्नि 4, पृथ्वी 2 और VLSR सेम। देखिए ये मिसाइल है, ये भी मिसाइल है, और इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। ये सतह से हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल है, ये भी मिसाइल ही है। ये SR का मतलब होता है शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट रेंज, और सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, वर्टिकल लॉन्च है, ये सीधे ऊपर की तरफ जाएगी। पृथ्वी 2 भी मिसाइल ही है और अग्नि 4 भी मिसाइल है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, ये पृथ्वी 2 भी सतह से सतह पर मार करने वाली है, और SR सेम सतह से हवा में मार करने वाली है, ठीक है। इस दोनों का परीक्षण केंद्र कहाँ परीक्षण किया गया है, ये आपको जगह ध्यान रखना है। इसका चांदीपुर ओडिशा से किया गया है, APJ कलाम द्वीप से, और पृथ्वी 2 जो है इसका भी चांदीपुर से ही किया गया है, और इसका परीक्षण जो है DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। देखिए हमने पहले ही बताया आपको कि हम अगस्त 2022 के PD का जिस्ट का वीडियो ये उपलब्ध करवा रहे हैं, और इसमें घटनाक्रम जून का है, ठीक है। तो अब आप लोग ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे कि इसमें अगस्त का करंट कंटेंट क्यों नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में इसी तरह से प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे देखिए जून का ही घटना है अग्निपथ योजना, और हम बता कब रहे हैं आपको, अगस्त 2022 में बता रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वाला जो घटनाक्रम है वो सितंबर महीने में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में आज ही आपको वो वीडियो भी उपलब्ध कराया जाएगा, आप देख सकेंगे। अग्निपथ योजना से 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न ये कि ये घोषित कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। जैसे इस बार आपने देखा कि INS विशाखापत्तनम को पूछा गया था कि किसके द्वारा जो है कमीशन किया गया था, तो रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था, और रक्षा मंत्री का नाम भी था करंट अफेयर में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अग्निपथ योजना को किसने लॉन्च किया, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इस तरह से। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों लोग थे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, लेकिन इसको मुख्य रूप से जो है घोषित किया था रक्षा मंत्री ने, ठीक है। बहुत कुछ आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फैक्ट उतना जानिए जो परीक्षा
में आपके काम आएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी आयु को लेकर, 17.5 से 21 वर्ष रखा गया। और तीसरा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। बस 3 ही क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। तो इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? तो भारत की सुरक्षा को मजबूत करना पहला उद्देश्य है, बहुत सारी संख्या में यदि हम संख्या बलों में यदि हम सैनिक को भर्ती करते हैं। और दूसरा है कि कम समय के लिए जब हम लेंगे तो हमारे ऊपर जो वेतन और पेंशन का दबाव रहता था, यानी जो रक्षा बजट हमारा बहुत हो गया था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये 2 मुख्य उद्देश्य हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर रक्षा व्यय भी आपको बता दिया है कि इस बार का जो बजट था उसमें रक्षा व्यय इतना है, यानी 5,25,166 करोड़ का है, जिसमें पेंशन पर ही केवल जो है लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपया पेंशन ही सेना को दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा खर्च था, उसको कम करने के लिए भी भारत सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। बाकी इसके बारे में हम आपको अभी राजनीतिक बातें नहीं करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, PSLV C-53 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रह को इसरो ने, जैसे हमने ऊपर बताया कि भारत का जो इसरो है उसने स्वयं अपने उपग्रह GSAT-24 को प्रक्षेपित न करके किसको भेजा? फ्रेंच गुयाना को भेजा, जो फ्रांसीसी उपनिवेश है, और वहाँ से एरियन 5A रॉकेट के जरिए जो है भेजा। और भारत ने क्या किया? सिंगापुर के रॉकेट को अपने यहाँ इसरो से भेजा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपको इसी तरह से इसको जानने होंगे। ठीक है, प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? सतीश धवन केंद्र से किया गया है। सतीश धवन केंद्र कहाँ पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI लिखा गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। लेकिन ध्यान रखना है कि किस तरह के प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है, तो जो 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली है, ये ध्यान रखना है आपको। इस पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब बहुत डीपली पूछा जा रहा है करंट में, इसलिए आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सरकार ने सरकारी गजट कब अधिसूचित किया था? तो वो 12 अगस्त 2021 को ही जारी हुई थी। ये डेट पर भी आपने देखा कि AOA के एग्जामिनेशन में 4 डेट पूछे गए थे आपसे, तो ये ध्यान रखना है। और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग को 1 दिसंबर 2022 से बंद किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है राष्ट्रपति चुनाव वाले से, क्योंकि ये जून का ही हमने लिखा है और ये राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में हुआ है। तो इसके बारे में और डिटेल हम सितंबर के PD में करेंगे। हालांकि हमने लिखते समय यहाँ पर ऐड कर दिया है। देखिए, कुछ चीज़ें हमें ऐड अवश्य करनी पड़ती है, क्योंकि हम चूँकि अपडेटेड होते हैं और PD हमारा पहले मतलब 2 महीना पहले का होता है, तो हम कुछ चीज़ें अपने मन से भी ऐड करते हैं। इसलिए इसको ये मत समझिए कि हमने बाद में ऐड कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐड करने का हमारा मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम परीक्षा के हिसाब से उसको बना रहे हैं, तो अप टू डेट रखें उसको। ठीक है, देखिए, जैसे जून में ये नहीं पता चला था हमें कि 16वीं राष्ट्रपति NDA की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर मुर्मू बन गई हैं, लेकिन जुलाई में चूंकि हम लिख रहे थे तो हमको पता चल गया, इसीलिए हमने यहाँ पर साइड में इसको ऐड कर दिया। तो ये बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान रखें। देखिए, देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को, ठीक है, 15वें कोविंद थे, रामनाथ कोविंद। इसमें 2 बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। एक तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा कब हुई, अधिसूचना कब जारी हुई, और दूसरा है कि इनकी मतगणना और शपथ ग्रहण कब हुई। ये मतलब एक में आप पहले पॉइंट में इस दोनों तिथि को और दूसरे पॉइंट में इस तीनों तिथि को एक साथ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी घोषणा 9 जून 2022 को घोषित हुई थी, अधिसूचना 15 जून 2022 को राष्ट्रपति चुनाव की आई थी, मतदान 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ था, मतगणना 21 जुलाई को हुआ था और इन्होंने शपथ ग्रहण 25 जुलाई को किया था। ये डेट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति कौन है इतना आप जान ही रहे हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति के क्रम में इनका क्रम क्या है, और चुनाव देखिए हम बता ही देते हैं आपको। ये देखिए, राष्ट्रपति के लिए ये 16वां चुनाव है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15वें थे। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है 6 अगस्त को मतलब हो गया है। घोषणा इसके लिए 29 जून 2022 को जारी की गई थी मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। ठीक है, और अधिसूचना, घोषणा और अधिसूचना अलग अलग चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 5 जुलाई 2022 को हुई थी। ठीक, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 10 अगस्त 2022 तक के लिए ही था। अब तो खैर उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो अब हम उस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करना ठीक नहीं है। अभी हम केवल मैगजीन के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत समय नहीं। देखिए, एक
हीट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपसे पूछा गया था इस बार एओ के एग्जामिनेशन में कि बीका किससे संबंधित है, भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ था। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि ये हीट क्या है। तो देखिए हीट जो है इसका नाम दिया गया है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार की है, उसके द्वारा इसका नाम अभ्यास रखा गया। और हीट का पूरा नाम क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी मिसाइल के द्वारा एक ऐसा विमान जिसको टारगेट करने के लिए बनाया गया है, खिलौने की तरह हुआ विमान होगा। मतलब भारत सरकार की जो रक्षा अनुसंधान है वो किसी मिसाइल को टेस्ट करने के लिए टारगेट तो करेगी किसी चीज़ को, तो विमान को टारगेट करेगी, दुश्मन का जो विमान होगा। तो हम चूंकि अभी तो किसी विमान को टारगेट करेंगे तो विमान महंगा होता है, इसीलिए हम एक मतलब अपने हिसाब से खिलौने की तरह एक हम जो है छोटा विमान बनाएंगे जिसकी लागत बहुत कम होगी और हम उसको टारगेट करके अपने मिसाइल को टेस्ट करेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है हीट का, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे बने हैं। एकनाथ शिंदे के सहयोग में कौन कौन है, शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन से ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। डिप्टी सीएम जो पहले पूर्व सीएम थे वहाँ के देवेंद्र फडणवीस, वो बने हैं, ठीक है। वहाँ पर विधानसभा की कुल सीट 288 है और राज्यपाल वहाँ के श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ की, यानी यूरोपीय संघ ईयू जो है उसमें कुल 27 सदस्य हैं। सदस्यता हेतु हाल ही में 2 देश और यानी 29 देश हो जाएंगे यदि ऐसे में इनको मान्यता मिल जाती है। यूक्रेन और मोल्दोवा के नाम पर सहमति जता दी गई है, ठीक है। और 2 अन्य देश जो जॉर्जिया और टर्की हैं वो भी सदस्यता के रेस में अब शामिल हैं। तो ये चारों देश का नाम आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से वन लाइनर प्रश्न ध्यान रखेंगे। हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो और क्रमशः बोंग बोंग मार्कोस जूनियर बने हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए ब्रिक्स सम्मेलन है, देखिए ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ है, जून में हुआ है और हम आपको अगस्त के पीडी में बता रहे हैं। तो ये सब कॉमन बातें थी, आप लोगों को खुद भी समझना चाहिए, सिविल सेवा अभ्यर्थी हैं, छोटी छोटी बात। देखिए 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 23 से 24 जून 2022 को हुए हैं। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए, आपसे डायरेक्ट डेट भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने इस बार एओ के एग्जामिनेशन में देखा कि 4 डेट से पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। ये चीन की मेज़बानी में हुई है लेकिन ऑनलाइन हुई है, वर्चुअल हुई है। इसका थीम आप ध्यान रखेंगे। और इसमें भारत हाँ ठीक है, इसमें बीजिंग घोषणा पत्र जारी किया गया था, ठीक है। तो बीजिंग घोषणा पत्र में क्या बताया गया उसके बारे में आप देख लेंगे। और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में कोरोना आया था, 21 और 22 तीन जो है तीनों ऑनलाइन हुए हैं ब्रिक्स सम्मेलन, क्रमशः रूस, भारत और चीन में हुए हैं। और 2023 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और इसका हमने यहीं से ये स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को उस वाले एओ के एग्जामिनेशन वाले वीडियो में दिखाया था। तो ये प्रश्न भी वहाँ आपको नहीं दिखा होगा जुलाई वाले करेंट अफेयर में, ठीक है। तो ये अगस्त में था और इसको जुलाई में ही हमने लिख लिया था। चलिए खैर कोई बात नहीं है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन यही पूछा था एओ के एग्जामिनेशन में कि ये किस देश में हुए हैं। देखिए ये स्लास एल्मो जगह का नाम है और जर्मनी में ये जगह है। और 27 से 28 जून, देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, जून 2022 को ही हुआ था। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने इसकी मेज़बानी करी थी और प्रधानमंत्री मोदी इसमें विशेष आमंत्रित थे, ठीक। अगला देखिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये वाला 48वां G7 जो पूछा गया है जर्मनी में हुआ है, इसका सदस्य भारत नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है G7 का भारत सदस्य नहीं है, केवल आमंत्रित सदस्य था इसमें, ठीक है। G7 में जो सभी 7 देश शामिल हैं, गवर्नमेंट 7 इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसमें अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है, यही 7 देश इसमें शामिल है। 48वां जर्मनी में हुआ है और 49वां सम्मेलन जो है इसका जापान में 2023 में प्रस्तावित है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला देखिए प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात गए थे। इनके जाने का कारण आपको ध्यान रखना है। जर्मनी में हमने बताया कि विशेष रूप से आमंत्रित थे, वहाँ पर जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने के लिए, जबकि G7 का भारत सदस्य देश नहीं है। उसके बाद यूएई क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ जो है क्या कहते हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, उनका निधन हो गया था, उसी पर संवेदना प्रकट करने के लिए वापस में ये वहाँ पर रुके थे, ठीक है। इन्होंने वहाँ बताया। अच्छा एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न इस बार पूछा गया था एओ के एग्जामिनेशन में, भारतीय जनसंख्या को लेकर किस देश में कितनी है। तो उसमें भारत सरकार मतलब कि प्रधानमंत्री ने जो है वहाँ पर ये बताया है कि 35 लाख भारतीय यूएई में रह रहे हैं। तो ये आप थोड़ा डाटा ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये प्रश्न भी देखिए एओ के एग्जामिनेशन में आया था, लेकिन हमने यहाँ से आपको नहीं दिखाया, पहले वाले पीढ़ी से दिखाया, क्योंकि 18 फरवरी को इन्होंने हस्ताक्षर किया था, भारत और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुई थी। तो ये फरवरी वाला अप्रैल महीने के जिस्ट में हमने बताया था, ठीक है। और चूंकि हमने यहाँ भी इसको लिखा, चूंकि प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, और आप यदि धोखे से भी इस मैगजीन को फिर से पलटेंगे तो आप इस प्रश्न को एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर अलग से पॉइंट ऐड करते हुए इसको वीवीआई फिर से लिखा है। फिर से इस टॉपिक को आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 67th हमने इस टॉपिक में लिखा है, और इसके सब टॉपिक में हमने पॉइंट बनाए हैं। इस पॉइंट में भी इस पॉइंट को हमने वीवीआई किया है, और यही वीवीआई क्वेश्चन आपका आया है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा हो जाने के बाद हमने इसको वीवीआई कर दिया है, पहले ही सब किया हुआ है, ठीक है। और देखिए आप लागू कब हुआ है, तो ये 1 मई 2022 से आपसे ये पूछा गया, हो सकता है 67th के री में आपसे ये पूछा जाए, इसलिए वीडियो को बहुत बारीक से देखिए। हम एमसीक्यू नहीं देते हैं, बहुत समय आपका नहीं लेते हैं, लेकिन 20 मिनट में यदि पूरे महीने के जिस्ट को हम बता रहे हैं तो आपको देखना चाहिए। देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 का 67th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान वियना का है। भारत के 2 शहर इसमें शामिल हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली जिसका 112वां रैंक है, और मुंबई जिसका 117वां रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, विश्व शांति सूचकांक 2022 जारी किया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें भारत का कुल 163 देशों में 135वां स्थान है 2022 वाले इंडेक्स में, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का स्कोर भी आपको ध्यान रखना है, 2.578 है इसमें, ठीक है। प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड है, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है। सेकंड स्थान पर न्यूजीलैंड, और लास्ट जो है वो अफगानिस्तान का है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। एक देखिए हाल ही में विवाद का जो सूचकांक बन गया है वो है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। हालांकि ये इस बार आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें भारत को कुल 180 देश में लास्ट रैंक दिया गया है, यानी 180वां स्थान दिया गया है, और भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई है और जारी करने वाली संस्था को लिखा भी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया है महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के राज्याभिषेक के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। ये कब मतलब राज्याभिषेक इनका हुआ था, 2 जून 1953 को हुआ था, और इनके राज्याभिषेक पर जो जुबली समारोह है वो 2 से 5 जून 2022 को मनाए गए थे, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए मिडकॉम के बारे में हम बता रहे हैं। अभी हमने ऊपर ही चर्चा किया आपसे कि बीका के बारे में इस बार पूछा गया, हो सकता है आपसे मिडकॉम के बारे में पूछा जाए कि ये क्या है। तो ये मलेशिया और इंडिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग हुआ है, यानी डिफेंस हुआ है तो रक्षा मंत्री के बीच हुआ होगा, और भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे इस बार पूछा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में बीका जो हुआ था वो किससे संबंधित था, उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि मिडकॉम जो हुआ है वो मलेशिया और इंडिया के बीच में किससे संबंधित है, तो डिफेंस कोऑपरेशन से संबंधित है। और इसमें भाग किसने लिया था, तो राजनाथ सिंह और हिसामुद्दीन हुसैन, मलेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो लिए थे, ठीक है। देखिए इस बार 67th में ये प्रश्न आने का पूरा संभावना है, इसको आप लिख लीजिए अभी ही, ये प्रश्न आएगा ही आएगा अगर यूएन से कोई प्रश्न आया तो। देखिए यूएन के 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं, और ये अध्यक्ष निर्वाचित कब हुए हैं, 7 जून 2022 को, ये तिथि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन 77वें सत्र के अब अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो ये कसाबा कोरोसी हैं जो हंगरी के हैं, और हंगरी जो है ये पूर्वी यूरोप का एक देश है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र कब शुरू होने वाला है, तो 13 सितंबर 2022 को शुरू होगा। ये तिथि भी आपको ध्यान रखना है, यानी ये वाला और ये तिथि, दोनों तिथि ध्यान रखना है। और ये किस देश से हैं तो ये भी ध्यान रखना है, और इनका नाम क्या है ये भी ध्यान रखना है। और 77वें सत्र का नाम आप नहीं भूल जाएंगे। हो सकता है कि आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि कसाबा कोरोसी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं महासभा के किस सत्र के, 75वें, 74वें, 77वें, 78वें, इस तरह से क्रम में दे दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे ये 77वें सत्र के हैं। 76वें सत्र के मालदीव के थे, उनका नाम था अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, उन्हीं का यहाँ स्थान लेंगे। भारत को महासभा की अध्यक्षता 1953 में मिला हुआ था, जिस समय विजय लक्ष्मी पंडित ने ये महासभा की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखें नोट में कि केवल 4 महिला ही अब तक यूएन महासभा की अध्यक्ष बनी हैं अथवा निर्वाचित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला भारत की विजय लक्ष्मी पंडित भारत, उसके बाद हया राशिद, एनजी बुक्स और मारिया फर्नांडा, ये
4 महिला हैं जो निर्वाचित हुई थी। उसके अलावा यूएन के बारे में हम कुछ अलग से भी जानकारी आप लोगों को दिए हैं। जैसे देखिए 5 देश ऐसे हैं जो 1 जनवरी 2023 से, ध्यान देंगे आने वाले 2023 में 1 जनवरी से जो है यूएन के नए अस्थायी सदस्य होंगे। आप लोगों को पता है कि अस्थायी 10 सदस्य और अस्थायी 5 सदस्य होते हैं। देखिए जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये 5 देश 1 जनवरी 2023 से इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे अस्थायी सदस्य के रूप में। यह भी ध्यान रखेंगे, नोट में 67 के लिए हमने लिख दिया है, चूँकि ये थोड़ा सा अब चर्चा का विषय है। तो भारत 8वीं बार जो है यूएन का अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए है। और आपका परीक्षा सितंबर 2022 में होने जा रहा है, जबकि भारत का कार्यकाल है अभी बचा हुआ, इसलिए हो सकता है कि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए। 67 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत किस महीने में संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बना था, तो वो अगस्त में था। हम आगे की पहले, इससे पहले की पीढ़ी में हम बता चुके हैं शायद, और आगे भी अगर ऐसा आया तो हम बताएंगे, ठीक है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं यूएन में, तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, यही 5 देश हैं। तो हम पूरा डिटेल थोड़ा सा आज जा रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। इजराइल में सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया है, वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं येर लापिड, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे। और नफ्ताली बेनेट जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जैसे बोरिस जॉनसन ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है। और 5 सितंबर को ध्यान रखेंगे, 5 सितंबर को वहाँ के चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा ब्रिटेन का, तो वो चीज़ हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे अलग से, ठीक है। अब देखिए एक इंडेक्स आया है जिसका नाम है कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है, सेकंड स्विट्जरलैंड का है और भारत का इसमें 37वां रैंक है, ठीक है। 2021 में भारत का रैंक 43वां था, तो भारत के रैंक में इस बार सुधार हुए हैं। सुधार वाला प्रश्न BPSC बहुत पूछती है, तो ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो 63वां रैंक है वो वेनेजुएला का है, ठीक है। आपके लिए बैंक रेट इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे के बैंक रेट में बताएंगे, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए टेली डेंसिटी पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के आधिकारिक आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। ये मार्च 2022 तक के लिए जारी किया गया था, ठीक। इसमें भारत में टेली डेंसिटी बताया गया है कि 84.88% है। मार्च 2021 से में मतलब 88.17% था। तो देखेंगे कि टेली डेंसिटी जो है थोड़ा सा घट गया है भारत का। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे अधिक टेली डेंसिटी और सबसे कम टेली डेंसिटी क्रमशः दिल्ली और बिहार का है, तो यह ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, देखिए हमने आपसे पहले ही कहा है कि परीक्षा के डिमांड के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सेट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में इस बार मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें भारत के गरीबी का प्रतिशत पूछा गया था जो 51 पॉइंट समथिंग था। इसमें देखिए भारत की टेली डेंसिटी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के द्वारा जारी हुआ है, उसमें 52.88% है। देखिए हमने MP का, UP का नहीं लिखा, हमने दिल्ली का नहीं लिखा, हमने बिहार का लिखा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि प्रश्न आ कहाँ से रहा है। इसलिए आप लोग इन सब बात पर ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों पर, और MCQ वगैरह के चक्कर में मत पड़िए करंट अफेयर में, नहीं तो 1 महीना निकल जाएगा और परीक्षा में फिर वही रिजल्ट आएगा। देखिए विश्व बैंक WB द्वारा जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया गया है, केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला देखिए विदेशी ऋण पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। मार्च 2022 के अंत तक की स्थिति 30 जून 2022 को RBI ने रिलीज़ किया है। इसमें स्थिति मात्र मार्च 2022 तक इन्होंने बताया है। इसमें कुल विदेशी ऋण भारत पर अभी $620.7 अरब RBI का डाटा है, और कुल विदेशी ऋण जो है GDP की तुलना में हमारे यहाँ 19.9% है। ये मार्च 2022 तक का हम बार बार बता रहे हैं आपको। इसी तरह से आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 67 के लिए BBI है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता हेतु वार्ता हुआ है। यह वार्ता कहाँ पर हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। 8 वर्ष बाद पुनः इसको प्रारंभ किया गया है। और ये वार्ता कब शुरू हुआ है, तो 27 जून 2022 को शुरू हुआ है। दोनों ही बातें ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न भी मंत्री स्तरीय WTO का बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। ये 11 से 17 जून 2022 को हुआ है। भारत का नेतृत्व इसमें पीयूष गोयल जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखेंगे कि 11वां सम्मेलन 2017 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था 11वां, और 12वां जो है सो जेनेवा में हुआ है, ठीक है। ये हालांकि कई बार टल गया था, तो इसीलिए ये BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 साल से ये टल रहा था, 2-3 साल से ही नहीं। आप देखिए 2017 में 11वां हुआ था और 2022 में यानी 5 साल बाद 12वां हुआ है। तो 5 साल बाद ये अगर हुआ है सम्मेलन तो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक।
देखिए ये केवल वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। भारत गौरव रेलगाड़ी की घोषणा की गई थी नवंबर 2021 में ही। अब आप कहेंगे कि हम अगस्त 2022 के पीडी में नवंबर 2021 की घटना क्यों बता रहे हैं। बहुत कुछ हम गूगल से सर्च करते हैं, उसके बाद हम जिस्ट में तैयार करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन क्या डिमांड है बीपीएससी का, और उसके हिसाब से वो डेट भी पूछ सकती है। जैसे आपने देखा, हम इस पर बता देते हैं आपको कि अटल सुरंग के बारे में पूछा गया था इस बार कि ये किस किस दो दर्रे को जोड़ती है। तो क्या अटल सुरंग आज थोड़ी हुआ था। अटल सुरंग वाला जो घटनाक्रम है वो नवंबर 2020 में ही, सॉरी नवंबर 2020, हाँ नवंबर 2020 में ही हुआ था। तो नवंबर वाला जनवरी के पीडी में आया था 2021 में, और आपसे जो है प्रश्न पूछे गए हैं एओ के एग्जामिनेशन में, आप खुद भी देख सकते हैं। इसीलिए हम इन सब चीज़ों को लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कब क्या हुई थी घोषणा। देखिए इसमें यह ध्यान रखना है कि भारत गौरव रेलगाड़ी जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी स्टेशन के बीच जो है चली है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये निजी रेलगाड़ी है, इसका संचालन जो है वो साउथ स्टार रेल के नाम से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के द्वारा, जैसे IRCTC के द्वारा बहुत सारी रेलगाड़ी का परिचालन होता है, उसी तरह से ये कर रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे एक है ही IRCTC द्वारा पहली थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया गया है। ये दिल्ली के सफदरगंज से जनकपुर नेपाल के बीच में, और इसका नाम क्या है, देखो अपना देश थीम। इस थीम के साथ शुरू किया गया है IRCTC के द्वारा, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए DDR यानी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, प्रत्येक जिले में लुप्त हो रही भारत की कहानियों को खोजने और उसका दस्तावेजीकरण करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। इसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति, घटना एवं कार्यक्रम, जीवित परंपरा और छिपे हुए खजाने, इन सब के बारे में इस सब को खोज कर जो है उस परंपरा को जीवंत किया जाएगा। कुछ नियुक्तियां हैं जो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, नियुक्ति से प्रश्न आए भी हैं, आपने देखा है। जैसे रुचिरा कंबोज के बारे में एओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन हमने यहाँ से नहीं, पहले ही इसकी घोषणा हो चुकी थी, तो हमने वहाँ से दिखाया आपको। और हमने यह भी दिखाया कि पहले कौन थे, 21वें 22वें कौन बने हैं, जैसे इनका क्रम 22वां है। तो जोड़ना घटाना हमेशा लगा रहेगा परीक्षा में, क्योंकि हम प्रश्न को अपडेट करते रहते हैं परीक्षा के डिमांड के हिसाब से। तो आप लोग उस पर नहीं जाएँ, बल्कि आप लोग ये देखें कि हम कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और ये परीक्षा में कितना आ रहा है। महत्वपूर्ण ये है, ज्ञानार्जन के लिए बहुत सारे वीडियो MCQ के रूप में गप देने वाले लोग बहुत मौजूद हैं। हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, और इसीलिए हम वीडियो को केवल 10 मिनट में ही ख़त्म कर देते थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब आप लोगों को गपशप ही ज़्यादा पसंद है, तो हमको थोड़ा सा गपशप भी करना चाहिए और बताना चाहिए डिटेल में। देखिए परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO नियुक्त हुए हैं। इससे पहले अमिताभ कांत थे। आप हमें बताएंगे, हाल ही में 2023 में होने वाले एक सम्मेलन में अमिताभ कांत को अस्थाई शेरपा बनाया गया है पीयूष गोयल के जगह पर। वो कौन सा सम्मेलन 2023 में भारत में, या कौन सा जो है इवेंट होने वाला है, उसका नाम बताएंगे आप लोग। देखें थोड़ा आप लोग कितना पढ़ते हैं। रुचिरा कंबोज, देखिए हमने 67 पहले ही लिखा है VVI, और AO BPSC के एग्जामिनेशन में यह आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं। इन्होंने TS त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। हो सकता है BPSC में आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाए, जैसे 65th BPSC का क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप देख सकेंगे कि उसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में क्या नाम उनका, सैयद अकबरुद्दीन के जगह, सैयद अकबरुद्दीन ने हाल ही में किसका जगह लिया है संयुक्त राष्ट्र में। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि रुचिरा कंबोज ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त होकर किसका स्थान लिया है, तो वो TS त्रिमूर्ति के जगह पर नियुक्त हुई हैं, जैसे 65th में पूछा गया था। और देखिए यहाँ पर हमने उसका डिटेल भी किया है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार आप लोगों से कि आप लोग बात पर ध्यान दीजिए, परीक्षा के डिमांड को समझिए। न्यायमूर्ति रंजना देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। कृष्णा श्रीनिवास IMF में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक, ये भारतीय हैं और पहले उप निदेशक ये नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। CBDT के हाल ही में चेयरमैन नियुक्त हुए हैं नितिन गुप्ता, और 22वां आईफा पुरस्कार 2022, अब हम पुरस्कार में चल रहे हैं, वितरण आबू धाबी में किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम आप अपने हिसाब से ध्यान रखेंगे। देखिए योग चूँकि प्रधानमंत्री के आह्वान पर इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था, तो योग के प्रोन्नयन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 की घोषणा, जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से चूँकि बिहार के लोगों को मिला था, तो प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री और योग दोनों ही इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है यह पुरस्कार
दिया गया है। वैयक्तिक राष्ट्रीय पुरस्कार, संस्थागत राष्ट्रीय पुरस्कार और वैयक्तिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और वैयक्तिक संस्थागत संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस किस को मिले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये लद्दाख, ये ब्राज़ील, ये उत्तराखंड और ये ब्रिटेन को मिला है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल ब्रिटेन की हैं, इसका आयोजन वाशिंगटन में किया गया था, ठीक। निधन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 डेट महत्वपूर्ण हमें लगा है, हमने इसको अंडरलाइन किए हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, हालांकि बीपीएससी दिवस से प्रश्न नहीं पूछती है, दिवस से एक ही बार 60-62 में पूछा गया था संविधान दिवस के बारे में, उसके बाद हमने प्रश्न लगभग नहीं देखे हैं, हो सकता है इस बार आए। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही पहला योग दिवस 2015 को मनाया गया था और इस बार 2022 में यह 7वां योग दिवस मनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हम खुद ही उसको बता रहे हैं। देखिए, खान क्वेस्ट 2022 आपसे पूछा जा सकता है क्या है, रिम्पैक्ट 2022 पूछा जा सकता है आपसे क्या है। ये 16 देशों का बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है खान क्वेस्ट 2022, ठीक है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लद्दाख की एक स्काउट टुकड़ी ने लिया था। रिम्पैक्ट 2022 अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों का एक यह भी सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत भी शामिल था, ठीक है। यह आयोजन कहाँ पर हुआ था, पर्ल हार्बर हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए, ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार चीन के पास है, हमने पहले ही बताया आपको, और ये वित्त मंत्रियों का है, तो भारत का नेतृत्व भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य उत्सव हाल ही में मनाए गए हैं शिमला में, और एक है गंडन मठ मंगोलिया में, ठीक है। इस मठ पर जो है मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा 11 दिन तक के लिए मनाया गया है, विशेष प्रदर्शनी किया गया, इसमें भारत की ओर से भी शिरकत किए गए थे। भारत की तरफ से 25 सदस्य के प्रतिनिधि मंडल के साथ किरण रिजिजू यहाँ पर, यानी जो गंडन मठ है, ये पहुँचे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन किया था। एक एथलीट मीट हुआ है टुर्कू फिनलैंड में, इसमें नीरज चोपड़ा ने हाल ही में जो है सिल्वर मेडल जीते हैं, और इसका स्वर्ण जो है ओलिवर हैलेंडर ने जीता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2022, इसका आयोजन जकार्ता में हुआ है, और इसमें विजेता एकल का नाम आप पुरुष और महिला में क्रमशः ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए, एक रिकॉर्ड T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 12 मैच जीतने का रिकॉर्ड जो है भारत, अफगानिस्तान और रोमानिया के नाम अब तक है, ठीक है। दीपक हुडा का T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले, दीपक हुडा ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले 4th भारतीय बल्लेबाज हैं। डबलिन आयरलैंड के विरुद्ध इन्होंने ऐसा किया है। देखिए, 8 जून 2022 को घोषणा मिताली राज ने किया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, इनके बारे में कुछ डिटेल यहाँ किए गए हैं, आप देख लें। 87वीं रणजी ट्रॉफी 2021-22 एमपी इसमें विजेता रहा है। जसप्रीत बुमराह का विश्व रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन प्लस 6 अतिरिक्त भी इनको मिले हैं, यानी कुल 35 रन हो गए, ठीक है। कहाँ पर हुआ है ये, बर्मिंघम, भारत इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, ठीक है। स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंद पर इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंद पर युवराज सिंह ने एक ऐसे कारनामा किए थे कि 6 गेंद पर 6 छक्का 2007 में इन्होंने लगा दिया था, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इस मैच में हालांकि ये रिकॉर्ड तो भारत के नाम हुआ है, लेकिन भारत इस मैच में इंग्लैंड से हार गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ग्रैंड मास्टर अब तक 74 हो गए, हो सकता है आगे भी और बढ़े परीक्षा तक, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। 74वां ग्रैंड मास्टर जो है राहुल श्रीवास्तव पी हैं, तेलंगाना के हैं, ठीक है। देखिए 11वां पुरुषों का हीरोज एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 ये जकार्ता में संपन्न हुआ है, इसमें विजेता दक्षिण कोरिया है और भारत का स्थान इसमें कांस्य पदक के साथ 3रे स्थान पर है, ठीक। उसके बाद 22वां फीफा विश्व कप 2022, देखिए ये 60-62 बीपीएससी का प्रश्न है करंट अफेयर का। 60-62 2017 में फरवरी में आयोजित किया गया था, 12 फरवरी को। मैं हर चीज़ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिए आप। आयोजन इसका कतर में हुआ था, ठीक है, इस बार हुआ है। ये पूछा गया था 60-62 बीपीएससी के करंट में भी कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। शुभंकर इसका लाइव था, और 23वां 2026 में, ये चूँकि 4 वर्ष पर होता है, तो कनाडा मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हमने लिख भी दिया है, ये देखिए हम ध्यान ही नहीं दिए। देखिए 60-62 बीपीएससी 2017 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, और ये अब इंड हो गया है, ये लास्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022, देखिए ग्रैंड स्लैम में 4 होते हैं, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हैं।
सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद जो होता है दूसरा वो होता है फ्रांसीसी ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, अब तक 3 हो चुके हैं, और चौथा होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन से प्रश्न जो है वो आपके 66 बीपीएससी में महिला एकल विजेता से पूछे गए थे। इस बार फ्रांसीसी ओपन बहुत महत्वपूर्ण है और विंबलडन, आपसे ये दोनों में से कोई एक पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का आयोजन पेरिस में किया गया था और इसमें एकल विजेता क्रमशः पुरुष और महिला में राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक हैं। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ है, इसमें प्रथम स्थान हरियाणा का है। ये दोनों ही 67th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेकेंड और थर्ड स्थान भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो जो है अब आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज ही हम सितंबर 2022 के पीडी को भी अपलोड कर देंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।